एक प्रिजन आइलैंड पर। नाम सुनकर लगता है कोई पिकनिक स्पॉट होगा, लेकिन भाई ये गोवा ट्रिप नहीं। यहाँ का टिकट वन वे होता है, रिटर्न का ऑप्शन सिर्फ ऊपर वाले के पास है। यहाँ से भागना नामुमकिन है क्योंकि पूरा आइलैंड बारूदी सुरंगों से घिरा है। चारों तरफ समुद्र और बीच में ये अकेला टापू। एंट्री एग्जिट का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी मिलिट्री के कंट्रोल में। मतलब भागने की सोचोगे तो फ्री में दिवाली के पटाखे बन जाओगे। और इसी आइलैंड पर डाल दी जाती हैं 3 लड़कियां कत्ल के इल्जाम में। अब सोचो, इतने डेंजरस क्रिमिनल्स के बीच जब लड़कियां आती हैं तो जेल कम और पूरा सर्वाइवल का रियलिटी शो ज्यादा लगता है। अब ये 3 लड़कियां अपना बचाव कैसे करती हैं और बाकी अपराधी इनके साथ क्या क्या करते हैं और किस तरह उनके मजे लेते हैं, यही देखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी की शुरुआत होती है टीवी जर्नलिस्ट्स के साथ और ये जर्नलिस्ट्स लोगों से पूछ रहे हैं, प्रिजन आइलैंड के बारे में आपकी क्या राय है। ज्यादातर लोग कहते हैं ये सरकार का सबसे बेस्ट डिसीजन है। अगर क्रिमिनल सब एक आइलैंड पर बंद हो जाएंगे तो आम लोग सेफ रहेंगे और जब सब कातिल एक ही जगह जमा होंगे तो वैसे भी एक दूसरे को खत्म कर देंगे और आम लोगों को भी चैन मिल जाएगा। यहाँ से पता चलता है कि 3 साल पहले एक नया कानून पास हुआ है। पहले जो भी बंदा फर्स्ट डिग्री मर्डर करता उसको मिलती थी सीधे फांसी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सोचा भाई फांसी देकर क्या मिलेगा, बंदा फ्री में मर जाता है, इससे अच्छा है इनको आइलैंड भेजो और खुद से मरने दो। और बस फांसी गई तेल लेने। अब सबको भेजा जाता है एक टापू पर, सैन बर्नार्डिनो, जो दुनिया में टर्मिनल आइलैंड के नाम से मशहूर है। यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि आइलैंड चारों तरफ माइनफील्ड से घिरा हुआ है और एक छोटा सा रास्ता जो बोट्स के लिए है उस पर नजर रखती है मिलिट्री की डिस्ट्रॉयर शिप। जर्नलिस्ट्स का नया प्रोजेक्ट है एक फिल्म बनाने का जिसमें वो नए प्रिजनर्स की जिंदगी दिखाएंगे और एंट्री होती है अपने गैंग ऑफ क्रिमिनल्स की। बॉबी, जिसने $2 मिलियन की रॉबरी की। ली फिलिप्स, जिसने एक बैंक उड़ा दिया क्योंकि उन्होंने उसका पैसा ट्रांसफर करने से मना कर दिया। एजे थॉमस, जिसने एक पुलिसमैन को ही खत्म कर दिया। बनी कैम्पबेल, जिसने अपने माँ बाप को ही फैमिली डिस्काउंट में मार दिया। जॉय लैंड, जिसने अपने हस्बैंड को पॉइजन देकर खत्म कर दिया। डॉक्टर नॉर्मन मिलफर्ड, एक सीरियल किलर। और अब सबसे फ्रेश एंट्री, कार्मेन सिम्स। जर्नलिस्ट्स के चेहरे पर चमक आ जाती है जैसे न्यूज चैनल को नया मसाला मिल गया हो। कार्मेन को आइलैंड पर उतारा जाता है। पुलिस उसके राइट्स पढ़ती है और बोलती है, बेटा अब तू यहाँ से सिर्फ लाश बन के ही जा सकती है और सरकार के रिकॉर्ड में अब वो डेड के नाम से ही रजिस्टर होगी। और बस कार्मेन की वेलकम पार्टी शुरू होती है समुद्र के किनारे तैरती हुई डेड बॉडीज के साथ। तब कार्मेन को समझ आने लगता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। थकी हुई कार्मेन बीच पर बैठते वक्त नोटिस करती है कि एक आदमी चट्टानों के बीच से उसे घूर रहा है। जब वो आदमी पास आने लगता है कार्मेन घबरा जाती है और जमीन पर रखे एक वास को उठाकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए पकड़ लेती है। पर वो आदमी शांति से बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं, ये बंदा और कोई नहीं डॉक्टर मिलफोर्ड है। वो कहने लगता है, मैं हमेशा नए प्रिजनर्स को वेलकम करने आता हूँ। डॉक्टर बताता है कि बाकी प्रिजनर्स एक कैंप में रहते हैं और अब लगभग 40 लोग ही बचे हैं। जब वो यहाँ पहली बार आया था तब 75 थे, पर धीरे धीरे मारपीट में गिनती घटती गई। कार्मेन क्यूरियस होती है और पूछती है, औरतों की तादाद कितनी है यहाँ। डॉक्टर बोलता है, बहुत कम और काश थोड़ी और होती। कार्मेन उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, समझ जाती है डॉक्टर के हिडन मतलब को और पूछती है, ये सब लाशें बीच पर किसने मारी। डॉक्टर थोड़ा सरकास्टिक होकर कहता है, अरे यहाँ सब कातिल ही तो हैं, सब एक दूसरे को ही खत्म करते रहते हैं। बस मैं ही एक ऐसा हूँ जिसने कभी किसी को नहीं मारा, यहाँ आना ही एक क्राइम है। कार्मेन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। अगली सुबह कार्मेन बिना डरे कैंप में घुस जाती है। उसको देखकर लगता है यहाँ जेंडर रेशियो का बैंड बज गया है, मर्द ही मर्द और सिर्फ 3 लड़कियां। ये हैं ली, जिसने एक बैंक उड़ा दिया था। बनी, जिसने अपने माँ बाप को मारा था। जॉय लैंड, जिसने अपने हस्बैंड को पॉइजन देकर खत्म कर दिया था। वहाँ वो देखती है सब प्रिजनर्स एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और हर कोई अपना एक काम कर रहा है। इसी वक्त कैंप का लीडर एंट्री मारता है, बॉबी अपने असिस्टेंट मॉन्क के साथ। जैसे ही वो कार्मेन को देखते हैं बॉबी मॉन्क से कहता है, जा इसे हैंडल कर। मॉन्क सीधा कार्मेन की तरफ बढ़ता है। मॉन्क कार्मेन के पास आता है। कार्मेन उसके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन मॉन्क तुरंत एटीट्यूड में आ जाता है और दिखाना चाहता है कि यहाँ का असली डॉन कौन है। वो जबरदस्ती उसके बॉडी पर हाथ रखता है। कार्मेन उसका हाथ हटा देती है और उससे उलझ जाती है। गुस्से में मॉन्क उसे जमीन पर फेंक देता है, सिर पर पैर रख देता है ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। फिर कहता है, जो काम करने को हम बोलेंगे वो तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना अंजाम बुरा होगा। कार्मेन यहाँ चीख कर मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ रूल सिंपल है, अपना अपना देख लो। और बस यहीं से शुरू होता है इस प्रिजन आइलैंड, टर्मिनल आइलैंड का असली तमाशा। शाम होते ही औरतें चुपचाप अपनी झोपड़ी में घुस जाती हैं, लेकिन कैंप की ये लड़कियां देख लेती हैं कि कार्मेन उनकी मैट्रेस पर बिंदास सो रही है। थोड़ी देर गॉसिप होती है। कार्मेन शौक में पूछती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो। औरतें बताती हैं कि यहाँ उन्हें इसी रूम में रखा जाता है ताकि मर्दों के पास हमेशा औरतें अवेलेबल रहें, क्योंकि आइलैंड पर और कोई औरत है ही नहीं। फिर जब वो
निकलना चाहती है तो कोई उसे जाने ही नहीं देता। औरतें समझाती हैं यहाँ हम सबसे कीमती माल हैं, इसलिए हमें कहीं आजादी से आने जाने नहीं दिया जाता। ये सुनकर कार्मेन के अंदर का रेबेलियन मोड ऑन हो जाता है। उसे साफ साफ समझ आ जाता है कि सिस्टम गंदा है और इसे बदलना ही होगा। फिर वो सीधे बनी के पास जाकर उसके बाल खींच लेती है और धमकाती है, अगर दोबारा मुझे छेड़ा तो तुझे भी मार दूंगी, जैसे जेल में अपनी एक दोस्त को खत्म किया था। दूसरी लड़कियां भी सोचती हैं ये तो बड़ी डेंजरस लग रही है, शायद यही इस सिस्टम को बदलेगी। लेकिन अगले सुबह उसे भी दूसरों के साथ खेतों में उतार दिया जाता है। काम है खेतों में बैल की जगह खुद जमीन जोतना और मिट्टी खोदना। दिन भर की मेहनत के बाद वो पूछती है, क्या किसी ने कभी बॉबी और उसके गैंग के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश की? उसे जवाब मिलता है, हाँ कुछ लोग भागे थे, पर गारंटी नहीं कि वो बॉबी से बेहतर थे। इसी बीच जॉय पानी मांगती है, पर हेड ऑफ वर्कर्स उसके ऊपर ही पानी फेंक देता है। बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाकर वो भाग जाती है। तब एक प्रिजनर उसे अपना पानी देता है। ये देखकर हेड ऑफ वर्कर्स गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। दूसरा भी चुप नहीं रहता, सीधे नाइफ निकाल लेता है। दोनों के बीच भयानक फाइट होती है, लेकिन बॉबी आ जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। अगले दिन औरतें नया स्टोर हाउस बनाने का काम करती हैं। मिट्टी गूंदना, बड़े बड़े पत्थर उठाना, सब कुछ उनके लिए बहुत मुश्किल था। काम करते करते कार्मेन के हाथ में चोट लग जाती है। डॉक्टर उसकी मदद करने आता है, लेकिन गार्ड उसे भगा देता है। ह्यूमैनिटी यहाँ अलाउड नहीं है। शाम को औरतें थक कर फ्रेश होने ही लगती हैं। तभी मंक घुसकर उन्हें ऑर्डर देता है, सबको नाइट शिफ्ट करनी होगी, सिर्फ बनी को छोड़कर, क्योंकि वो सिर्फ बॉबी के लिए रिजर्व्ड है। मतलब कैंप का माहौल सिंपल है, दिन में लड़कियों से खेत जुटवाओ और रात को बॉबी से उन्हें जुटवाओ। अगली सुबह सब लाइन में लगते हैं और ये औरतें उन्हें बारी बारी खाना दे रही होती हैं। और तभी फिर से एक फाइट शुरू हो जाती है। एक उस फाइट में मर जाता है। प्रिजनर्स उसकी बॉडी उठाकर सीधे समुद्र में फेंक देते हैं और बस यही होती है आइलैंड की फ्यूनरल सेरेमोनी। इसके बाद औरतें और कुछ प्रिजनर्स प्रोटेक्शन के साथ क्रीक की तरफ कपड़े धोने जाती हैं, लेकिन तभी उन पर अटैक होता है। भागे हुए प्रिजनर्स उन पर टूट पड़ते हैं। ये वही लोग हैं जो बॉबी के खिलाफ खड़े हुए थे। ये है उनका लीडर एजे थॉमस और ये है कॉर्नेल। प्रिजनर्स बॉबी के गार्ड्स को मार गिराते हैं और फिर औरतों को अपने साथ ले जाते हैं। उधर बॉबी को पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वह उन्हें ऑर्डर देता है, औरतों को ढूंढो और कुचल दो सबको। उधर दूसरे कैंप में नए लोग आग के चारों तरफ बैठकर जंगल का सुअर रोस्ट कर रहे होते हैं और बॉबी की जली हुई शक्ल को इमेजिन करके मजा ले रहे होते हैं। पहली बार रिश्तों का नया चैप्टर शुरू होता है, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से। लेकिन एक बंदा इग्नोर हो गया, टेलर। और भाई ये बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। टेलर तुरंत पहले वाले आदमी को ली के ऊपर से हटा देता है, क्योंकि उसका खुद का खंभे वाला प्लान रेडी था। हाँ जी, टेलर को अपने पिलर से ली की गुफा में बारिश करानी थी, लेकिन ली मैडम की सोच अलग थी। वो चाहती थी टेलर अपना खंभा यहाँ न गाड़े, इसीलिए वह मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी बाकी लोग आ जाते हैं और टेलर को समझाते हैं, भाई यहाँ जबरदस्ती नहीं चलेगी, सिस्टम अब बदल गया है। टेलर चुप तो हो जाता है, पर उसका दिमाग अभी भी टांगों के बीच में कहीं अटका हुआ था। सीन कट होता है, ली झील में नहा रही होती है। स्लो मोशन में बॉडी से पानी भी टपक रहा है और अपनी आइटम हरकतों से वह टेलर को सिड्यूस करने लगती है। चालाक ली झील से बाहर आती है और धीरे से टेलर को एक जगह ले जाकर लिटा देती है, और वही स्पॉट जहाँ कल उसने उसका खंभा गाड़ने से रोका था। आज वही दोनों बारिश में भीगने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर एक मिनट, ली को मीठा खाना और चाटना बहुत पसंद था। मुंह भी मीठा और अगर पेट भी भर जाए तो मजा डबल। इसलिए वह टेलर के बैट के साथ साथ बैक पर भी शहद लगा देती है। टेलर सोचता है, वाह आज तो असली हनी प्लस मून चल रहा है। पर रुको भाई, ये शहद उसने खुद चाटने के लिए नहीं लगाया था, बल्कि ये शहद लगाया गया था मधुमक्खियों की आर्मी बुलाने के लिए। हाँ जी, ली को अपना बदला भी तो लेना था। और जैसे ही मधुमक्खियां पूरे झुंड में आती हैं, टेलर की हालत खराब हो जाती है। बेचारा अपने औजारों को बचाते हुए एकदम घबरा के पानी में कूद जाता है। बेचारा टेलर सोच रहा था रोमांस मिलेगा, पर रोमांस की जगह मिला फुल स्टिंग ऑपरेशन, मतलब सुहागरात के बदले मधुमक्खियों की बारात। अगली सुबह कंपनी अपनी जगह बदलने निकलती है। हर सुबह नए कैंप साइट पर शिफ्ट होना पड़ता है। औरतें थक जाती हैं। क्या जिंदगी भर भागना ही नसीब में लिखा है? इसी वक्त झील के किनारे ली को सेलिट्रा मिलती है। उसका दिमाग चल जाता है, अगर इसमें ग्रे चौक मिलाए तो ब्लैक पाउडर बन जाएगा, और ब्लैक पाउडर से ग्रेनेड। ये आइडिया थॉमस को दिखाया जाता है। बॉबी फिर से आदेश देता है, आइलैंड का एक एक झाड़ छानो, फ्यूजिटिव्स को ढूंढो। लेकिन सुबह होते ही उल्टा होता है। फ्यूजिटिव्स ही बॉबी के आदमियों पर हमला कर देते हैं। तेज फाइट शुरू होती है और दोनों तरफ से लाशें गिरती हैं। कॉर्नेल डिसाइड करता है कि वह रुक कर मोग से टकराएगा ताकि बाकी लोग भाग निकले। लोग भाग जाते हैं, पर एक आदमी जख्मी हो जाता है। उसे बचाने के लिए थॉमस डॉक्टर को बुलाने जाता है और अपने कैंप ले आता है। लेकिन अफसोस, डॉक्टर अब उसकी जान नहीं बचा पाता। अगले दिन सब एक बात समझ जाते हैं, ये भागबाजी कर आइलैंड में जीना अब पॉसिबल नहीं है। बॉबी और उसकी गैंग को खत्म करना ही पड़ेगा। इस मिशन के लिए ली अपने ग्रेनेड बनाना शुरू करती है और कारमैन अपना पॉइजन रेडी करती है। मरने वाले को जमीन में दफनाया जाता है। डॉक्टर भी डिसाइड करता है कि वो अब इस नए ग्रुप के साथ ही रहेगा। उधर बॉबी के कैंप में एक बंदा एक छोटा सा रेडियो बना लेता है। बॉबी सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है और सिग्नल पकड़ लेता है। इसके साथ ही ली के अंडर में इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करते हैं गन पाउडर के लिए। ली खुश हो जाती है, सब परफेक्ट चल रहा है और कुछ ही वक्त में असली ग्रेनेड्स बन जाते हैं। बस फ्यूज जलाओ और फेंक दो। इसी बीच बनी वाटरफॉल के पास निकल जाती है और वहीं बॉबी के लोग उससे पकड़ लेते हैं। रेडियो पर बॉबी सुन लेता
लेता है कि सुबह एक पुलिस बोट सप्लाईज लेकर आएगी, तो बनी को समुद्र के किनारे पोल से बांध दिया जाता है और बॉबी खुद उसे बेल्ट से पीटना शुरू करता है। बनी के दोस्त मदद के लिए आगे बढ़ते हैं पर समझ जाते हैं कि ओपन फाइट में वो बॉबी के गैंग के सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी बॉबी पुलिस बोट देख लेता है और अपने लोगों को 7 चट्टानों के पीछे छुप जाता है। जैसे ही पुलिस बोट आइलैंड के पास आती है और ऑफिसर्स बनी को अनटाई करने जाते हैं, तभी बॉबी के आदमियों में से एक ऑफिसर को बोट पे ही गोली मार देता है, उसकी गन ले लेता है और बीच पर खड़े दोनों ऑफिसर्स को भी मार डालता है। बॉबी के लोग पुलिस के वेपन्स और गैस कैनिस्टर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं। बॉबी एक आदमी को बोट के पास गार्ड के लिए छोड़ देता है और बाकी के साथ कैंप लौट जाता है। उधर थॉमस भी अपने आदमियों को बोलता है, बोट के गार्ड को खत्म करो और वेपन्स हमारे हो जाएंगे। उसका एक आदमी गार्ड को मार के उसकी गन ले आता है। थॉमस अनाउंस करता है, अब हमारे पास बोट है, गन्स हैं और गैस कैनिस्टर्स भी, इन सब का यूज करके हम अब बॉबी से लड़ सकते हैं। इसी वक्त बनी वापस थॉमस के ग्रुप में आ जाती है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में होती है। डॉक्टर उसके पास आके उसे काम करता है। रात को आग के आसपास बैठकर डॉक्टर अपना पास्ट बताता है, कैसे उस पर इल्जाम लगा था एक मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करने का। मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता जहां मुझे ही धोखा दिया गया। सुबह होते ही ग्रुप एक नया प्लान बनाता है, बॉबी का गेम खत्म करना ही होगा। एक्शन प्लान रेडी है और सब अपने अपने पॉइंट्स पर निकल पड़ते हैं। अब प्लान रेडी है। एक औरत एक बड़ा कैनिस्टर गैसोलीन का प्रिपेयर करती है। जैसे ही वक्त आएगा, बनी को पाइप्स के थ्रू फ्यूल वेयर हाउस तक भेजना है और फायर लगानी है। थॉमस और उसका ग्रुप अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। हर कोई अपनी जगह चला जाता है जैसे पहले डिसाइड हुआ था। सबसे पहले वो कैंप का टॉयलेट ब्लास्ट करते हैं और उसके साथ एक आदमी भी उड़ जाता है। कैंप में अफरा तफरी मच जाती है, कोई समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है। बॉबी और मोंक अपने हाथ लगे वेपन से फायरिंग शुरू कर देते हैं। शूट आउट में कॉर्नेल गिर जाता है। बॉबी वेयर हाउस में छुपकर फायर लीड करता है। तब ली एक ग्रेनेड पकड़कर सीधा बंकर की तरफ भागती है। तेज धमाका होता है पर बॉबी बच जाता है और उल्टा पीछे से गोली मारकर ली को मार देता है। मोंक खुद भी जख्मी होता है, लेकिन घिसते हुए बॉबी के बंकर तक पहुंचता है और कहता है, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर घुसने के बाद मोंक गुस्से में है। बॉबी बहुत ज्यादा बुलेट्स वेस्ट कर रहा होता है। इस बीच जॉय सिग्नल्स देती है बनी को, लेकिन बनी शॉक में है। उसे याद ही नहीं आ रहा उसे क्या करना था। वो वुंडेड प्रिजनर्स की तरफ दौड़ती है पर खुद गोली खा लेती है। तब डॉक्टर उसे उठाता है, एक सेफ जगह छुपाता है और खुद पाइप्स की तरफ भागकर गैसोलीन रिलीज करता है और आग लगाता है। बॉबी को गैसोलीन की स्मेल बहुत लेट समझ आती है और फिर एक बड़ा धमाका होता है। बंकर उड़ जाता है। जलती हुई हालत में बॉबी बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद कैंप में सिर्फ खामोशी बचती है। लोग अब एक दूसरे के साथ शांति से रहना शुरू कर देते हैं और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मोंक अभी भी जिंदा है, लेकिन उस ब्लास्ट में जलकर उसकी आंखें चली गई हैं और अब वह अंधा हो चुका है। कैंप में शांति आने के बाद हट्स रीबिल्ड होते हैं। लोग खेती बाड़ी में लग जाते हैं। अंधा मोंक भी अब उनके साथ काम करता है और उनके लिए पानी उठाकर लाता है। डॉक्टर और बनी समुद्र के किनारे चले जाते हैं। तभी पुलिस बोट आ जाती है। ऑफिसर चिल्लाता है, डॉ मिलफोर्ड को बुलाओ, मेनलैंड में नए ट्रायल के लिए उनकी जरूरत है। लेकिन डॉक्टर कहता है, मिलफोर्ड मर चुका है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, यह आइलैंड ही अब मेरा घर है। और तब एक नई क्रिमिनल समुद्र से उतरकर आइलैंड पर आती है। डॉक्टर हमेशा की तरह उसका स्वागत करता है, जैसे साइकिल फिर से रिपीट हो रहा हो। और यहीं पर आज की हमारी ये कहानी खत्म होती है। ये था एक चैप्टर वीमेन इन प्रिजन फिल्म सीरीज का, वही कल्ट मूवीज जो 70s में बहुत पॉपुलर थी, जहां औरतें दिखाई जाती थी खूबसूरत बेगुनाह प्रिजनर्स के रूप में, जो आखिर में इंसाफ ढूंढती थी और कभी कभी प्यार भी। दोस्तों, शुक्रिया इस कहानी में हमारे साथ रहने के लिए। कमेंट्स में बताना कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।